हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू इंस्पायर एकेडमी। जैसा कि हमें पता है हमारे बोर्ड्स के एग्जाम्स बहुत पास हैं, तो हमको अब हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। इसी को पॉइंट ऑफ व्यू मान करके इंस्पायर एकेडमी ने लॉन्च किया है रैपिड रिवीजन सीरीज, जिसमें हम क्लास 10 साइंस के सभी चैप्टर्स को वेटेज वाइज कवर करेंगे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि हमारा बोर्ड में अच्छा परफॉर्मेंस हो सके। तो सबसे पहले जो हमने चैप्टर लिया है वो हमने लिया है इलेक्ट्रिसिटी। ज्यादातर बच्चों का फिजिक्स में जो सबसे हेटेड चैप्टर होता है, जो सबसे कठिन चैप्टर बच्चे मानते हैं, वो होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम बहुत आसानी से 15 से 20 मिनट में सीखेंगे पूरा का पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों, सबसे पहले अगर हम देखें इस चैप्टर का जो क्रक्स है वो क्या है? चार्ज। बिना चार्ज के ये चैप्टर ही नहीं है। तो चार्ज क्या है? बेसिकली एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की जो उसको एक्सपीरियंस करवाती है फोर्स। जैसे कि मान लो मेरे हाथ में एक चार्ज है, अगर हमने देखा कि कोई बॉडी इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रही है, तो हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? चार्ज। तो चार्ज कुछ नहीं है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि उस पर फोर्स लगाती है जब उसको हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। अब अगर हम देखें तो चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो बच्चों कूलॉम है। चार्ज कितने तरह का होता है? फिजिक्स में तुम्हें दो तरह का चार्ज मिलेगा, कहीं भी जाओगे तुम्हें दो तरह का चार्ज मिलेगा, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अब तुम्हें पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और जो अगर अनलाइक चार्ज होंगे, जैसे अगर प्लस के साथ माइनस रख दोगे तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वही उसी तरह से माइनस और माइनस भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस तुम्हें पता है, जैसे चार्जेस जो होते हैं एडिटिव होते हैं, जैसे नॉर्मल मैथ्स में 2 + 2 4 होता है, उसी तरह चार्जेस भी ऐड होते हैं। अगर 2 कूलॉम का चार्ज है और एक और 2 कूलॉम का चार्ज है तो नेट चार्ज 4 कूलॉम हो जाएगा। हमें पता है चार्जेस आर सम ऑफ ऑल चार्जेस इन द बॉडी इज टोटल चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है तुम्हें पता है? जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, अगर हमने बोला एक बार में एक सीढ़ी चढ़ो, तुम तो एक बार में एक ही चढ़ सकते हो, एक से ज्यादा नहीं चढ़ सकते, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन, किसी अमाउंट को फिक्स कर देना। तो जो चार्ज होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। आधा इलेक्ट्रॉन तुमने कभी नहीं सुना होगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं सुना होगा, 2.5 4.5 ऐसा कभी नहीं होता। तो हमेशा चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसका ही इंटीग्रल मल्टीपल होगा, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम -1 टाइम्स -2 टाइम्स। उसी तरह चार्जेस जो होते हैं कंजर्व होते हैं, ना ही तुम चार्ज को क्रिएट ना ही डिस्ट्रॉय, जैसे कि तुमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ रखा है। उसी तरह चार्जेस इनवेरिएंट होते हैं, मतलब तुम यहाँ पे चार्ज पढ़ो, तुम पृथ्वी से बाहर चले जाओ, स्पेस में चले जाओ, चार्ज बदलेगा नहीं। तुम चार्ज को अगर स्पीड भी दोगे जब भी चार्ज की वैल्यू नहीं बदलेगी। चार्ज हमेशा इनवेरिएंट होता है, मतलब उसकी वैल्यू वगैरह बदलती नहीं है। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? करंट वर्ड का मतलब होता है बहना। अब इलेक्ट्रिक है मतलब इलेक्ट्रॉन्स का बहना। तुमने इलेक्ट्रॉन्स लिया, उनको मतलब उनको फ्लो करवा दिया, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ही क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अगर तुम देखो तो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पियर या फिर कूलॉम पर सेकंड। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की सारी डायरेक्शन क्या ले। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जा रहा हो उसके अपोजिट तुम क्या ले लेना? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारी तरफ फ्लो होकर आ रहे हैं, इस कैमरे मेरे से तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, तो करंट कैसा आएगा? तुमसे मेरी तरफ। अच्छा, अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब 1 एम्पियर, ये बहुत पूछा जाता है तुम्हारे एग्जाम्स में, 1 एम्पियर क्या होता है? अगर हमने चार्ज को 1 कूलॉम कर दिया और टाइम 1 सेकंड कर दिया तो करंट कितनी हो जाएगी? 1 एम्पियर। और ये बच्चों क्या है करंट का फॉर्मूला? I = Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक, अब दो डिवाइसेस आती हैं, एक होता है एमीटर और एक होता है वोल्ट मीटर। इसको हमने साथ में बता दिया जिससे कि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। एमीटर से नाम भी समझ में आ रहा है, एमीटर एम्पियर, तो एमीटर से हम क्या नापते हैं? करंट नापते हैं। और वोल्ट मीटर से V फॉर वोल्ट मीटर, हम लोग इससे क्या नापते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, एक पॉइंट जो मल्टीपल चॉइस में काफी बार पूछा जाता है, एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करोगे। अगर तुम्हें सर्किट में वायर में तुम्हें करंट पता करनी है तो तुम क्या करोगे? उसी वायर में सीरीज में उसी के एंड टू एंड कनेक्शन कर दोगे एमीटर का, तुमको उसमें करंट पता चल जाएगी। और सपोज हमने बोला कि 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो तुम उन दोनों पॉइंट्स के बीच में, जैसे सपोज ये एक सर्किट है, हमने बोला ये 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तुम इसके पैरेलल क्या कनेक्ट कर दोगे? वोल्ट मीटर। ऐसे पैरेलल कनेक्ट कर दोगे वोल्ट मीटर और तुमको इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा। तो इसको हमेशा हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं। अब अगला टर्म पोटेंशियल डिफरेंस। अब भैया इलेक्ट्रॉन को क्या पड़ी है फ्लो होने की? वो क्यों फ्लो होगा? तुम क्यों अपनी जगह से हिलोगे जब तुम्हें किसी चीज की लालच हो? उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होते हैं? जब वो देखते हैं कि पोटेंशियल का डिफरेंस है, पोटेंशियल यहाँ कुछ और है वहां कुछ और है, तो इलेक्ट्रॉन्स तुरंत फ्लो होकर यहाँ से वहां चले जाते हैं। अब कहाँ कितना होगा? जिस तरह पानी हायर हाइट से लोअर हाइट की तरफ आता है, हाई लेवल से लोअर लेवल की तरफ आता है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स का इसका उल्टा होता है। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ जाते हैं, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली होता क्या है? वर्क डन है। सपोज हमने बोला कि 2 पॉइंट्स है, तुमने 2 पॉइंट फिक्स कर दिए, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। हमने बोला इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, ए और बी का। तो तुम क्या करोगे? एक इलेक्ट्रॉन लो और उस इलेक्ट्रॉन को इस पॉइंट से उठा करके इस पॉइंट पर लेके चले जाओ। जो तुम्हें वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन क्या है? वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू
अनदर पॉइंट। अब इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, इसकी यूनिट होती है वोल्ट या फिर जूल पर कूलॉम। अब फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, वर्क डन टू मूव अ यूनिट कूलॉम चार्ज, तो V इक्वल्स टू W अपॉन Q। अब वर्क डन अगर 1 जूल होगा और अगर चार्ज तुम 1 कूलॉम कर दोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। तो 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू कूलॉम मूव 1 कूलॉम ऑफ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब आगे हम चले अगर सर्किट डायग्राम, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता पूरी फिजिक्स में। अरे यार, एक इलेक्ट्रिक सेल है, मतलब सिर्फ एक सेल, अगर हमने कभी ऐसे बना दिया तो इसका मतलब एक सेल। अब इसमें हमने एक और कनेक्ट कर दिया और फिर एक और सेल कनेक्ट कर दिया, तो ऐसे बहुत सारे सेल्स कनेक्ट कर दोगे, बैटरी बन जाएगी। प्लग क्या होता है, प्लग ये तुम देख सकते हो डायग्राम, ये जो ब्लैक कलर की प्लग है, जब ये इंसर्टेड होती है तब सर्किट क्लोज होता है। हम बोलते हैं कि सर्किट मतलब की क्लोज है, मतलब सर्किट ओपन है, वहां करंट फ्लो हो रही है। तो अगर स्विच ओपन है मतलब ये की हमने बाहर निकाल ली, तो अब करंट फ्लो नहीं होगा। और अगर की क्लोज है तो अगर हमने सिर्फ ऐसे ब्रैकेट जैसा बना दिया, मतलब अभी की इंसर्टेड नहीं है मतलब करंट फ्लो नहीं होगा, और जब की इंसर्टेड है मतलब करंट फ्लो होगा। वायर का जॉइंट तुम्हें पता ही है, अगर दो वायर जॉइंट होते हैं ऐसे, और अगर तुम्हें जॉइंट नहीं कराना है तो तुम क्या करोगे, वायर को उसके ऊपर से ऐसे जंप करवा दोगे तो विदाउट ज्वाइनिंग हो जाएगा। रेजिस्टेंस और रियोस्टेट अभी आगे देखेंगे। एमीटर का साइन बच्चों सर्कल में ए, और वोल्ट मीटर भी तुम्हें पता है। अब ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स ने देखा कि जब किसी कंडक्टर से करंट पास करवा रहे तो जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर रहे हैं करंट भी वैसे वैसे चेंज हो रहा है। अगर उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया मतलब करंट भी डबल हो गया। तो उन्होंने एक लॉ निकाल दिया, क्या, ओम्स लॉ। इन्होंने बोला किसी भी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए तो उनको एक कांस्टेंट मिला जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, बेसिकली जब किसी वायर में तुम करंट फ्लो करवाओगे तो उस वायर की प्रॉपर्टी, तो उसके पेरेंट एटम से इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में एक रेजिस्टेंस आता है, हिंड्रेंस आता है, रुकावट आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, ओम। अब फैक्टर रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहला लेंथ, डायरेक्ट रिलेशन है, अगर तुम लेंथ को डबल कर दोगे रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, लेंथ को आधा कर दोगे रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। उसी तरह रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया पर डिपेंड करता है, इनवर्स रिलेशन में। अगर वायर पतला होगा तो उसका रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, और अगर एरिया ज्यादा कर दोगे तो उसी एरिया से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएंगे। जैसे मान लो हम दो एरिया के वायर लें, एक ऐसा वायर लें और एक बड़ा एरिया का वायर लें। एरिया का मतलब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये कितना मोटा वायर, इसकी थिकनेस। अब बच्चों ये बताओ इसकी थिकनेस कम है या ज्यादा, इसकी थिकनेस कम है। अगर एरिया इसका कम है तो बताओ रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में मुश्किल होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। उसी तरह अगर एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम, इनवर्स रिलेशन। और मटेरियल पर यार, अगर तुम कॉपर का वायर लोगे उसका रेजिस्टेंस अलग होगा, तुम सिल्वर ले लोगे उसका रेजिस्टेंस अलग होगा, गोल्ड का अलग होगा, ठीक है। उसी तरह एक और प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टिविटी। अगर इन सारे फैक्टर्स को मिला के लिख देते हैं तो एक रेशियो निकलता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन A। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इसका फॉर्मूला बनता है ये, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है बच्चों, ओम मीटर। अब रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोटिस करने वाला है। रेजिस्टिविटी ना ही लेंथ पर डिपेंड करती है और ना ही एरिया पर डिपेंड करती है, वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और मटेरियल पर। आगे अगर हम लोग चले, अब रेजिस्टर्स को कैसे जोड़ोगे तुम, कैसे किसी सर्किट में रेजिस्टर्स को जोड़ सकते हैं, तीन पॉसिबिलिटीज है। अगर तुमने सीरीज में जोड़ा है मतलब एक रेजिस्टर खत्म हुआ दूसरा शुरू, दूसरा खत्म तीसरा शुरू, एंड टू एंड कनेक्शन, उसको बोलते हैं सीरीज। और अगर सारे रेजिस्टर्स के जो पॉइंट्स हैं वो एक तरफ के पॉइंट्स कॉमन, दूसरे तरफ के पॉइंट्स कॉमन, दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में तुमने बहुत सारे रेजिस्टर्स जोड़ दिए, वो कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और दोनों का मिक्स, वो मिक्स कॉम्बिनेशन। अब जो मेन बात यहाँ पर याद करने वाली है, अगर तुम रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ते हो तो उसमें जाने वाला जो करंट होता है वो हर रजिस्टर में सेम होता है। जैसे मान लो हमने 3 रजिस्टर्स लगा दिए, अब 3 रजिस्टर्स हैं R1, R2 और R3, तीनों में जाने वाला करंट सेम होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में अलग अलग। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे जैसे तुम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा पोटेंशियल अपनी तरफ खा लेगा। तो अगर हमने 3 रेजिस्टर्स लगाए हैं तो इन तीनों के अक्रॉस करंट जो होगी वो सेम होगी और पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस डिफरेंट होगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ही ज्यादा जाएगा। आगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर हमने दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टर्स को जोड़ दिया, एक रेजिस्टर ऐसे जोड़ दिया, एक ऐसे जोड़ दिया, एक ऐसे जोड़ दिया, मतलब दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में हमने दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स जोड़ दिए, वो कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देख सकते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, क्यों, क्योंकि दोनों पॉइंट्स कॉमन हैं। जब तुम दो पॉइंट्स के बीच में बहुत सारे रेजिस्टर्स जोड़ रहे हो तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम जाएगा, लेकिन यहां पर बदल क्या जाएगा, करंट बदल जाएगा। यार बताओ, जिसमें रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसमें करंट उतनी ही
कम जाएगी, रेजिस्टेंस करंट को जाने ही नहीं देगा, तो जितना कम रेजिस्टेंस होगा उसमें करंट उतनी ही ज्यादा जाएगी। तो वही लिखा हुआ है, हायर द रेजिस्टेंस लेसर विल बी द करंट पासिंग थ्रू इट। अब अगर हमने 3 रेजिस्टर्स सीरीज में लगाए तो उसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है हम उन 3 रेजिस्टर्स को हटा दें और एक नया रेजिस्टर लगा दें और सर्किट पर कोई असर ना पड़े। मतलब मेरी जगह मेरी आत्मा पढ़ा दे तो तुम कहोगे अरे ये तो सही, मतलब मेरी जगह कोई और आ जाए और वो हम ना हो, तो वो कहलाता है इक्विवेलेंट। तो अगर हमने इन तीनों की जगह कोई नया रजिस्टर लगा दिया, उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल में बच्चों ऐसे नहीं निकालते, पैरेलल में रेसिप्रोकेट करके ऐड करते हैं, जैसे 1/RP मतलब पैरेलल इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे तुम ऐड करते चले जाओगे। आगे हीटिंग इफेक्ट, जब तुमने देखा है किसी वायर से करंट फ्लो होता है, जब तुम किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करवाते हो, हीट प्रोड्यूस होती है, वो वायर गर्म हो जाता है। घर में जब तुम कोई अप्लायंस यूज करते हो लंबे समय तक, कुछ लंबे टाइम के लिए यूज कर लो, तो वो अप्लायंस भी हीट हो जाता है, उसका वायर भी हीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका डेरिवेशन क्या है, अगर सपोज हमने माना किसी वायर से आई करंट फ्लो हो रही है और उस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, तो उसमें जो पावर आएगी वो पावर क्या आती है, P इक्वल्स टू VI, पावर आती है। अब एनर्जी क्या होती है, एनर्जी बच्चों क्या होता है, पावर इनटू टाइम। एनर्जी कैसे निकालते हैं, पावर इनटू टाइम। तो हमने पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया और ओम्स लॉ की मदद से हमने V की वैल्यू रखी, तो हमको हीट के 3 फॉर्मूले पता चल जाते हैं। नोटिस करना तुम्हारी बुक में एनसीईआरटी में 2 ही फॉर्मूले दिए हुए, अब तुमको तीसरा फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, क्योंकि तुम क्वेश्चंस लगाओगे तो तुम एक साथ जो भी तुम्हें रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग तो फॉर्मूला यूज कर लेना। तो तीनों फॉर्मूले तुम्हें पता होने चाहिए हीट के। आगे अब हीटिंग इफेक्ट अप्लायंस, इसमें कोई बताने वाली बात ही नहीं। सबसे पहला हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब। अब आजकल के बल्ब तो एलईडी आ गए, पहले पापा लोगों के जमाने में यूज होता था बल्ब येलो कलर का, उसमें फिलामेंट होता है, वो फिलामेंट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कर देते हैं और रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है। जब उसमें से करंट जाता है तो करंट तो जा रहा है, हीट प्रोड्यूस होती है, साथ में लाइट भी प्रोड्यूस होती है। वही लिखा हुआ है, मेटल का फिलामेंट लेते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट का, जैसे कि टंगस्टेन। अरे यार तुमने देखा होगा ऐसे बल्ब, देखो बल्ब का एग्जांपल है, बल्ब कैसे होता है, इस तरह से होता है और उसके अंदर इस तरह से फिलामेंट लगा होता है। ये फिलामेंट से जब करंट हम पास कराते हैं तो ये ग्लो करने लगता है। व्हेन करंट पासेस थ्रू इट मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट एट हीट एंड सम पार्ट इज लॉस्ट एज लाइट एनर्जी। उसी लाइट की हम यूज कर लेते हैं लाइट बल्ब में। उसके बाद फ्यूज वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में उसने बार बार पूछा है, आपके क्वेश्चंस इससे बार बार आए हैं, सस्पेक्टेड क्वेश्चन यहीं से सबसे ज्यादा रहता है। क्या? फ्यूज वायर। फ्यूज वायर बेसिकली क्या होता है, एक वायर होता है। फ्यूज वायर क्या होता है, एक वायर होता है और इसके मेल्टिंग पॉइंट की रेंज बहुत कम होती है। जैसे ही अगर किसी सर्किट में करंट थोड़ा सा भी फ्लक्चुएट हुआ है, ज्यादा हो गया एकदम से करंट, ये वायर मेल्ट हो जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है, तुम्हारे अप्लायंस बच जाते हैं। जैसे मान लो कोई अप्लायंस है, ये मान लो हमारा हीटर है और हमने इसमें करंट आ रही है, तो हम क्या करते हैं, इसको वायर में बीच में क्या लगा देते हैं बच्चों, फ्यूज वायर लगा देते हैं। अगर करंट में कोई भी चेंज आया, ये फ्यूज वायर क्या हो जाएगा, मेल्ट। जैसे ये फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तुम्हारा अप्लायंस बच जाएगा। वायर विद लो मेल्टिंग पॉइंट इज यूज्ड इन द सर्किट इफ देयर इज सडन इंक्रीज इन करंट। टेम्परेचर जो होता है फ्यूज वायर का वो इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ेगा, फ्यूज वायर मेल्ट हो जाता है और तुम्हारा डैमेज होने से अप्लायंस बच जाता है। उसी तरह तुमने देखा है इलेक्ट्रिक आयरन और केटल्स, हीटर्स, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के ही एग्जाम्पल्स हैं। आगे लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर से हमारे पास है वो यही है, क्या, इलेक्ट्रिक पावर। अभी तुमने देखा था पावर क्या होता है, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन, वही है पावर। पावर बेसिकली क्या है, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम। एक अप्लायंस है, तुमने उसको ऑन किया, वो कितने रेट से एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कितने रेट से, मतलब पर्टिकुलर टाइम में कितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है सर्किट से, वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है बच्चों, पावर। तो पावर बेसिकली तुम कैसे निकालोगे, V इज इक्वल्स टू V इंटू आई। अब यहाँ पर अगर तुम V की वैल्यू रखोगे IR, तो I स्क्वायर R फॉर्मूला पता चल जाएगा। और अगर I की जगह V अपॉन R रखोगे तो इसी तरह जैसे हीट में 3 फॉर्मूले हैं उसी तरह पावर में भी, बट डिफरेंस दोनों में क्या है, हीट के तीनों फॉर्मूले में से T हटा देना, तुम्हें पावर के फॉर्मूले पता चल जाएंगे। आगे अगर किसी डिवाइस में 1 एम्पियर करंट जा रहा है और पोटेंशियल, अरे अगर किसी सर्किट में करंट कितना है 1 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना है 1 वोल्ट, तो पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 वॉट। 1 वॉट, वॉट क्या होती है, पावर की यूनिट। पावर की यूनिट क्या है, वॉट या फिर जूल पर सेकंड। अब कमर्शियल यूनिट, वॉट जो होती है वो छोटी यूनिट होती है। कमर्शियली हम लोग वॉट के टर्म्स में बात नहीं करते, हम एक बड़ी यूनिट यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं किलोवाट आर। तो कमर्शियल यूनिट क्या है बच्चों, किलोवाट आर। 1 वॉट आर का मतलब क्या है, 1 वॉट आर का मतलब एनर्जी कंज्यूम हो जाए 1 वॉट पावर में, यूज फॉर 1 आवर। किसी सर्किट, किसी अप्लायंस को तुमने यूज किया, उसने 1 घंटे में 1 वॉट पावर यूज कर ली, 1 वॉट पावर कंज्यूम कर ली, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, 1 वॉट आर। और अगर 1 वॉट आर की जगह हम 1 किलोवाट, किसी सर्किट को तुमने कनेक्ट किया, किसी सर्किट ने 1 किलोवाट पावर कंज्यूम कर ली 1 घंटे में, तो एनर्जी कितनी होगी, 1 किलोवाट आर। तो 1 किलोवाट आर की तुमको वैल्यू याद करनी पड़ेगी कि 1 किलोवाट आर में कितने जूल्स होते हैं, 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 जूल्स। 1 किलोवाट आर में कितने होते हैं, 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 जूल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने
एक रैपिड रिवीजन देखा इलेक्ट्रिक करंट का। इसी तरह बच्चों हम आगे बाकी सारे चैप्टर्स का भी रैपिड रिवीजन लाते रहेंगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्पायर एकेडमी को, बने रहिए हमारे साथ। बाकी बेस्ट ऑफ लक।